नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारा आज का वीडियो हड़प्पा सभ्यता के केवल उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित रहेगा जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता को विस्तार से हम आगे के वीडियो में भी इसको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में आपके लिए केवल महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर मैं देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपसे उम्मीद है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सारी इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और अगर विस्तार से आपको इसके बारे में पढ़ना है हड़प्पा के बारे में, तो आपको अलग अलग ये सारे वीडियो मेरे आगे के आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण अलग अलग जो पुरातत्वविद हुए हैं उनके द्वारा अलग अलग समय पर किया गया है। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं जॉन मार्शल से। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना है। इसके बाद एक पुरातत्वविद हुए हैं MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता का काल दिया है वो 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का दिया है। इसके पश्चात अगर हम बात करें, एक प्राचीन भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं द्विजेंद्र नारायण झा और कृष्ण मोहन श्रीमाली, झा श्रीमाली के नाम से। इन्होंने इसका जो हड़प्पा सभ्यता का काल दिया वो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक दिया है। अर्नेस्ट मैके ने काफी अध्ययन किया है हड़प्पा सभ्यता पर। इन्होंने भी जो काल क्रम दिया है वो 2800 BC से 2500 BC तक दिया है। यहाँ अपने थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि ये दोनों जो हैं झा श्रीमाली और अर्नेस्ट मैके, ये 2800 से इसकी शुरुआत मानते हैं और लगभग ये 2000 तक मानते हैं, और ये 2500 BC तक इसका अंत मानते हैं। इसके बाद बात करें मार्टिमर व्हीलर ने बिल्कुल इसको राउंड कर दिया, पूरा राउंड फिगर में इन्होंने दे दिया। व्हीलर राउंड होता है इसलिए इन्होंने राउंड फिगर में दे दिया। व्हीलर राउंड होता है इसलिए इन्होंने राउंड फिगर 2500 से 1500 BC। और इसके बाद जो फेयर सर्विस है उन्होंने इसको थोड़ा सा और फेयर कर दिया 2000 से 1500 BC तक। याद हो जाएगा, बहुत आसान है। मार्टिमर व्हीलर है, फेयर सर्विस है, जॉन मार्शल है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोमिला थापर और DP अग्रवाल है, इन्होंने 2300 से 1750 तक दिया है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हम बात करें अर्नेस्ट मैके की, तो इन्होंने 2800 से 2500 तक दिया है। आपको जो काल निर्धारण है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जो महत्वपूर्ण है, जॉन मार्शल जो उस समय भारतीय पुरातत्वविद के डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने जो दिया है वो 3250 से 2750 दिया है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 दिया है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 तक दिया है। उसके बाद फेयर सर्विस ने इसको 2500 से 1500 2000 से 1500 तक दिया है। उसके बाद महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हुए हैं भारत के, रोमिला थापर और धर्मपाल अग्रवाल, DP अग्रवाल, इन्होंने 2300 BC से 1750 BC तक दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन 14 पद्धति की, जो कि पुरातात्विक वस्तुओं की आयु का पता लगाने के लिए काम में ली जाती है। वैज्ञानिक पद्धति है C14, और एक इसके साथ एक इतिहासकार हुए हैं CJ गेट। इन दोनों ने 2350 BC से 1750 BC तक इसका काल, हड़प्पा सभ्यता का काल माना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सही तिथि की, तो कार्बन 14 है वो वैज्ञानिक आधारित तिथि निर्धारण की एक पद्धति है, इसलिए इसको सबसे प्रमाणिक माना जा सकता है। तो C14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है वो 2350 से 1750 BC तक का है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं NCERT की जो पुस्तक है, उसमें जो काल निर्धारण हड़प्पा सभ्यता का दे रखा है वो 2500 से 1800 BC का दे रखा है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 1500, NCERT ने 2500 1800। तो थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। इसके बाद हम बात करते हैं सभ्यता के निर्माताओं की। तो अलग अलग जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग जो अपना मत दिया है। उसमें हम बात करें तो आर्यों की, सबसे पहले जो दो इतिहासकार हुए हैं राम और लक्ष्मण, रामचंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप,
इन्होंने कहा कि ये आर्य थे। इन्होंने बताया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो आर्य थे। तो राम और लक्ष्मण ने इन्हें आर्य बताया है। इसी प्रकार राखलदास बनर्जी, बनर्जी साउथ का नाम है, तो साउथ की जो द्रविड़ जाति है, तो इन्होंने कहा कि राखलदास बनर्जी ने बताया कि ये लोग द्रविड़ थे, द्रविड़ जाति के थे। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्रेमर, ये दोनों विदेशी इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने इसे विदेशी सभ्यता बताया, विदेशी लोग थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग ये यहाँ पर आकर बसे थे। और इसी के बाद अमलानंद घोष या एन घोष और धर्मपाल अग्रवाल, इन दोनों ने इसे सोंथी संस्कृति बताया। सोंथी संस्कृति बीकानेर के आसपास इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये सोंथी संस्कृति के ही लोग थे जो हड़प्पा संस्कृति में या हड़प्पा सभ्यता के काल की आपस में इन्होंने जो तुलना की है। इसके अलावा हम बात करें फेयर सर्विस और रोमिला थापे, तो इन दोनों ने इसे ग्रामीण संस्कृति बताया कि एक स्थानीय ग्रामीण संस्कृति थी जो धीरे धीरे विकसित होती गई और वहां से स्थान जुड़कर आगे चले गए थे। अब हम जो बात करेंगे महत्वपूर्ण जो स्थान हुए हैं, इनके बारे में विस्तार से हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण जानकारी है जो कंपटीशन एग्जाम में सामान्य प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है, वो यहाँ से आपको सब प्रश्न एक ही सारणी में मैंने एक जगह इसको कर दिया है। तो आपको ये आसानी रहेगी पढ़ने में, याद करने में आसानी रहेगी। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको अभी याद हो गया होगा। आपको जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन 14 पत्ती है, उसको याद रखना है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसने माना है। इसके अलावा एनसीईआरटी भी आपको याद होना चाहिए कि 2500 से 1800 तक है। आपको मार्टिमर व्हीलर याद होना चाहिए, 2500 से 1500 है। आपको फेयर सर्विस याद होना चाहिए कि 2000 से 1500 है। जॉन मार्शल 3250 से 2750 है। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर है वो 2300 से 1750 है। ये अलग अलग, कई बार इतिहासकार के नाम से अगर पूछ लिया जाए तो समस्या आती है, वरना जो प्रमाणिक माना जाता है वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसा कि आपको पता है कि इसका जो प्रथम स्थान है वो हड़प्पा है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि एक ये पद्धति है कि कोई भी संस्कृति से संबंधित पहला स्थान जिस जगह से प्राप्त होता है उस जगह का नाम या उस जगह के नाम को उस सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता हम कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता कह सकते हैं, उसका जो प्रथम स्थल है वो हड़प्पा नामक स्थान से मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब में एक मोंटगोमरी नामक जगह है। मोंटगोमरी नामक एक जगह है पाकिस्तान के पंजाब में। वहां से 1921 में इसका उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक जिले में है। 1921 में इसका उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ की अगर हम प्रमुख वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कांसे का दर्पण मिला है, शवों को दफनाने का जो है कुछ यहाँ पर हमें अवशेष हैं वो मिले हैं, और यहाँ पर एक देवदार की लकड़ी का ताबूत भी मिला है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कांसे के बर्तन मिले हैं, बहुत सारे तांबे के इसमें उपकरण मिले हैं हमें। यहाँ पर खिलौने की इका गाड़ी मिली है। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसे उर्वरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो गर्भ से निकलते एक पौधे के रूप में इसे दिखाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ से मिली है। इससे ज़्यादा जानकारी हम इनकी हड़प्पा सभ्यता पर एक वीडियो अलग से आपको प्राप्त होगा, उसमें आप देख पाओगे। इसके बारे में विस्तार से हम वहाँ पढ़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा के 1 साल बाद इसका उत्खनन हुआ था। मोहनजोदड़ो है, अगर देखा जाए तो जो पहला स्थान है हड़प्पा सभ्यता का वो हड़प्पा है, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थान है। सबसे अगर बड़ा स्थान की बात करें, सबसे बड़े स्थान की हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। जैसे इसका नाम मोहनजोदड़ो बड़ा नाम है, इसी प्रकार यहाँ जो चीजें मिली है वो भी बड़ी मिली है। महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय मतलब बड़ा विद्यालय यानी कॉलेज, तो महाविद्यालय हो गया। और अन्नागार, तो ये विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, इसके अवशेष भी हमें विशाल जगह यानी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो आपको आसानी से याद रह जाएगा, सबसे बड़ा स्थान है, क्योंकि इसका नाम भी देखो सबसे बड़ा है। और यहाँ पे जो स्थान मिल रहे हैं
अन्नागार मिल रहा है, वो विशाल अन्नागार मिल रहा है, विशाल स्नानागार मिल रहा है, महाविद्यालय भवन मिल रहा है, यहाँ से हाथी का कपालखंड भी मिला है, घोड़े के दांत भी मिले हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो एक सबसे बड़े स्थान से मिले हैं। तो ये सबसे बड़ा स्थान कहाँ है? ये जो सिंध है, पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है, उसके लड़काना नामक जगह है एक, वहाँ पे सिंधु नदी के किनारे हमें मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसके अवशेषों को सबसे पहले उत्खनित किया था। सबसे पहले जो उत्खनित करने वाले हैं वो राखलदास बनर्जी है। ये जॉन मार्शल के निर्देशन में ही ये सारा कार्य हुआ था, क्योंकि उस समय पुरातत्व विभाग था, उसके जनरल डायरेक्टर जॉन मार्शल थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तीसरा स्थान, तो वो है सूत का गेंडोर। मैं इन्हें क्रम से आपको बता रहा हूँ, जो इनका उत्खनन वर्ष है वो क्रम से मैंने लिखा है, इसलिए थोड़ा सा ये आसान रहेगा आपको याद करने में, और क्रम से हम पढ़ेंगे तो थोड़ी जो हमारी समस्या है या कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तीसरा स्थान है सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर है वो जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसमें, तो ये सबसे पश्चिम में स्थित है। सबसे उत्तर में है मांडा, दक्षिण में है दैमाबाद या दैमाबाद भी कहते हैं इसे, दायमाबाद या दैमाबाद, और पूर्व में है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। और जो सबसे पश्चिम में है वो सूत का गेंडोर नामक स्थान है, जो कि बलूचिस्तान सिंध से हमें प्राप्त हुआ है, सूत का गेंडोर। तो सबसे जो पश्चिमी स्थान है ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे हमें प्राप्त हुआ है। 1927 में R.L. स्टाइन ने इसका उत्खनन किया था। ये सबसे पश्चिम में स्थित क्षेत्र है, सूत का गेंडोर सबसे पश्चिम में स्थित क्षेत्र है। तो हम शुरू में बात करें, देखो तीन जगहों की हम बात करें, तो जो पहला है वो हड़प्पा है, तो वो पहला है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तो वो सबसे बड़ा स्थान है। तीसरा हम बात करें सूत का गेंडोर, तो वो बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। अब हम यहाँ बात करते हैं चौथे की। इस चौथा नाम है चहुंदड़ो का। चौथा नाम आता है जैसे चौथा, जैसे चहुंदड़ो का अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कोई भी किला नहीं मिला है। तो ये भी एकमात्र स्थान है जहाँ से कोई किले बंद बस्ती हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इन चारों की अलग अलग विशेषताएं, आप पहले चारों की अलग अलग विशेषताएं आप अच्छे से याद कर सकते हैं। पहला स्थान हड़प्पा है, वो पहला है, और मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे बड़ा शहर है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सूत का गेंडोर है वो बिल्कुल पश्चिम में स्थित है, सबसे पश्चिम में स्थित है। और चहुंदड़ो है वो एकमात्र है जहाँ पर किले बंद बस्ती नहीं मिली है, और केवल एकमात्र स्थान है जहाँ हमें वक्राकार ईंटें मिली है। ये सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। 1931 में एनजी मजूमदार और 1935 में दोबारा से अर्नेस्ट मेके, इन दो जनों ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है मन के बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ किले बंद बस्ती नहीं है, तो वक्राकार ईंटें हैं, तो किला ये सोच सकते हैं अपने कि हो सकता है वक्राकार ईंटों से किला बनाना संभव नहीं था। तो ये इसे याद करने के तरीके के रूप में आप इसे देख सकते हो। तो चहुंदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान से मिला है। 1931 में एनजी मजूमदार और 1935 में अर्नेस्ट मेके ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ पर हमें मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। तो ये चारों आपको अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि याद हो गए होंगे। पांचवा स्थान है रंगपुर है वो मादर नदी के किनारे है, और भारत के जो वर्तमान भारत है उसके अहमदाबाद गुजरात के पास में स्थित है। ये मादर नदी के किनारे है। 1933 में माधव स्वरूप वत्स इसके उत्खनन करता हुए थे। 1933 में इसका उत्खनन हुआ था। यहाँ से जो महत्वपूर्ण वस्तु मिली है वो है चावल के अवशेष। जो चावल के अवशेष हैं वो हमें रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। तो हम रंग डाल के चावल बनाते हैं, तो चावल के अवशेष हैं वो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। चावल, रंगीन चावल, यानी चावल में रंग डाल के बनाते हैं। तो ये याद करने का एक तरीका आप इसे कर सकते हो। जो रंगपुर है वो मादर नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात के पास में स्थित है। 1933 में इसका उत्खनन था। वो माधव स्वरूप वत्स ने, या MS वत्स भी इन्हें लिखा जाता है कई बार, MS वत्स
भी लिखा हुआ आ जाता है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं वो चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान हम फिर से पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान से, चूंकि यहाँ तक अगर हम बात करें लगभग कोट दीजी तक, तो यहाँ तक भारत और पाकिस्तान तब वर्तमान परिस्थितियों में नहीं थे, वो एक ही था, वो वर्तमान भारत ही था। तो ये जो स्थान है ये 1947 से पहले तक उत्खनित हो चुके थे, और ये बंटवारे के समय ये सब पाकिस्तान में चले गए थे, केवल रंगपुर को छोड़कर। शुरू के 6 स्थानों में जो 5 स्थान है रंगपुर को छोड़कर, वो सारे पाकिस्तान में चले गए थे। तो 5वां या 6ठा स्थान है वो है कोट दीजी, जो कि सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में स्थित है। चहुंदड़ो और कोट दीजी पास पास स्थित है। इसका जो है उत्खनन तो इसका 1955 में फजल अली ने किया था, लेकिन इसकी शुरुआत लगभग 1935 में धुरिये के द्वारा की जा चुकी थी। कई पुस्तकों में हम ये पढ़ते हैं कि 1935 में धुरिये ने खोज की और 1955 में फजल अली ने इसका उत्खनन किया, लेकिन थोड़ी सी शुरुआत थी वो उत्खनन की, वो धुरिये के द्वारा 1935 में की जा चुकी थी। यहाँ से हमें जो महत्वपूर्ण हमें अवशेष मिलते हैं, उसमें हमें यहाँ के अवशेषों से ये पता लगता है कि यहाँ पाषाण युग का अंत और हड़प्पा की शुरुआत हो चुकी थी। तो कोट दीजी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगला स्थान, हम 7वां स्थान बात करें रोपड़ की। रोपड़ जो कि वर्तमान में पंजाब राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में है, और सतलुज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। इसे रूपनगर भी कहा जाता है, 1953 यानी आज़ादी के बाद पहला स्थान है जहाँ का उत्खनन किया गया था। आज़ादी के बाद के भारत में जो उत्खनित पहला स्थान है वो रोपड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ पर 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि हड़प्पा से लेकर लगभग गुप्तकालीन संस्कृति तक, हड़प्पा से लेकर गुप्तकालीन तक 5 संस्कृतियों के अवशेष यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कि हड़प्पा से लेकर गुप्त काल तक है। हड़प्पा से गुप्त काल तक की 5 संस्कृतियों के अलग अलग अवशेष हमें इससे रोपड़ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक दूसरा है वो है कि मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इससे पहले ऐसे अवशेष हम उसमें पाषाण काल में हम बुर्ज होम और कुफ कराल से पढ़ चुके हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और कुफ कराल से वहाँ की जानकारी हमने ली थी। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ बनाने के लिए ये स्थान फेमस था। ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे। राजस्थान के वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में एक नदी बहती है गग्गर, जिसे प्राचीन सरस्वती का रूप माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती का जो मार्ग था उसी मार्ग पे एक नदी बहती है। और 1953 में अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन शुरू किया था। बाद में लगभग 69 के आसपास यहाँ पर बीबी लाल ने भी उत्खनन किया था। बीबी लाल जो एक पुरातत्वविद हुए हैं, इन्होंने भी यहाँ पे उत्खनन किया था। यहाँ से अगर हम बात करें कालीबंगा से, कालीबंगा की जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो दोहरे जुते हुए खेत। यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए खेतों की जुताई के अवशेष मिले हैं, जिससे पता लगता है कि यह 2 फसलें अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। इसके अलावा भूकंप के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, लकड़ी की नालियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, यज्ञ की वेदियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, और ये जल कर खत्म होने के अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे बहुत से अवशेष हैं। प्रत्येक घर में कुआं है, उसके अवशेष अगर हम बात करें तो कालीबंगा से हमें इसका प्राप्त हुआ है। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ के घर थे वो कच्चे थे, ना कि पक्की ईंटों के थे। यहाँ के जो फर्श हैं उनमें यानी चित्रकारी की हुई अलंकृत जो ईंटें हैं वो हमें यहाँ के फर्श में मिलती है। महत्वपूर्ण है कालीबंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत प्रश्न यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम के बारे में पूछे जाते हैं। 9वां स्थान है लोथल है वो गुजरात में, वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात के पास भोगवा नदी के किनारे ये इसका उत्खनन किया गया था। लोथल का जो उत्खनन था वो लगभग 1927 में SR राव द्वारा किया गया था। SR राव द्वारा लोथल का जो उत्खनन किया गया था, इसमें दिशा मापक यंत्र और बेलनाकार मोहरें
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये दोनों दिशा मापक यंत्र और बेलनाकार मोहरें अगर हम बात करें तो ये लोथल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगला हमारा जो है स्थान वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया कि सबसे पूर्व में स्थित हमारा जो शहर है आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों एक ही नाम है। आपको अगले वीडियो में इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, उसके किनारे हमें मेरठ उत्तर प्रदेश से ये स्थान मिला है। 1958 में इसका उत्खनन था। वो यज्ञदत्त शर्मा ने पहले रोपड़ और उसके बाद जो आलमगीरपुर है, इन दो का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ और आलमगीरपुर दो स्थानों का उत्खनन किया है। ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसके अलावा जो यहाँ से जो मृत भांड प्राप्त हुए हैं उन पे मोर और गिलहरी के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। मोर और गिलहरी के चित्र यहाँ के आलमगीरपुर के जो मृत भांड हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं। अगला 11वां जो स्थान है वो है सूरकोटड़ा। यहाँ का जो महत्वपूर्ण वस्तु है उसको आप आसानी से याद कर सकते हो। सूरकोटड़ा में देखो ओड़ा और घोड़े के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हालांकि हम ये पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें सूरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। सूरकोटड़ा से हमें तराजू का पलड़ा मिलता है। तो सूरकोटड़ा है वो एक स्थानीय, जो कच्छ की एक स्थानीय कोई छोटी नदी है बिल्कुल, तो उसके किनारे इसके अवशेष हमें 1972 में इसका जगपति जोशी ने इसका उत्खनन 1972 में करवाया था। महत्वपूर्ण स्थान है सूरकोटड़ा क्योंकि यहाँ से तराजू का पलड़ा और घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है बनावली। इसे कई जगह बनावली लिखा मिलेगा, कई जगह आपको ये बनवाली भी लिखा हुआ मिलेगा। तो प्राचीन सरस्वती या यूं कहें कि ये दृष्टद्वती नदी है। दृष्टद्वती नदी के किनारे हिसार हरियाणा, ये गग्गर ये ग्रुप है, इसे गग्गर नदी भी कह सकते हैं। हिसार हरियाणा से 1973 में इसका जो उत्खनन करवाया था वो रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया था। रविंदर सिंह बिष्ट ने 1973 में बनावली जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसके किनारे इसका उत्खनन करवाया था। और यहाँ से जो हमें महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती है वो है सरसों और तिल के ढेर। दो फसलों के ढेर हमें प्राप्त होते हैं वो बनावली से है। ये क्षेत्र है आज भी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मिट्टी का हल देखो, यहाँ दोनों चीजें जो हमें प्राप्त हुई है, सरसों और तिल का ढेर और मिट्टी का हल, ये दोनों किसानों से संबंधित है और ये खेती के लिए प्रसिद्ध एरिया आज भी है, उस समय भी रहा होगा। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण वस्तु है तांबे के बाणागर मिले हैं, यानी ये लोग शिकार भी करते थे। तांबे के बाणागर बनावली से प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा जो स्थान है नेक्स्ट है वो है धोलावीरा। हम बात करते हैं धोलावीरा की। तो वर्तमान भारत के अंदर जो सबसे बड़ा स्थान है वो है धोलावीरा। धोलावीरा को सबसे बड़ा स्थान वर्तमान भारत का माना जाता है। ये भी कच्छ गुजरात की जो लूनी नदी है उसके किनारे लगभग 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनित क्षेत्र है। वर्तमान भारत का सबसे बड़ा शहर है वो धोलावीरा है। यहाँ से हमें जो महत्वपूर्ण चीजें मिलती है वो मिलती है जलाशय। यहाँ से हमें एक जलाशय के अवशेष मिलते हैं। इससे पता लगता है कि ये लोग जल को उसको स्टोर करने की इनके पास जानकारी थी और उसे ये अच्छे से उसको कंज्यूम करना भी जानते थे। जलाशय का अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा स्थल है ये और यहाँ से हमें स्टेडियम मिला है, यहाँ से हमें सूचना पट मिला है। तो ये सारी चीजें हैं, सूचना पट है धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, जलाशय है वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है और स्टेडियम है वो भी धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में उत्खनित ये स्थान कच्छ गुजरात के लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला स्थान है हमारा 14वां स्थान है जो महत्वपूर्ण है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वर्तमान भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी वर्तमान भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। जींद हरियाणा में गग्गर नदी के किनारे लगभग 1991-92 में रफीक मुगल और सूरज भान के द्वारा इसे उत्खनित किया गया है। ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे के वीडियो में इनके बारे में हम और विस्तार से जानकारी आपको देंगे। तो ये आपको याद भी हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा, क्योंकि मैंने बड़ा ही इसे सिस्टमेटिक तरीके से
वर्ष वाइज इसको अलग अलग दिखाया है, एक सारणी में आपको पूरा दिखाने का प्रयास किया है। आगे के वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।